स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे संजय सिंह गंगवार की। बता दें कि मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पीलीभीत में सीए को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो पीलीभीत में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने सीए कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीए कानून को लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का आभार प्रकट किया। इस दौरान वो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। तो वहीं उन्होंने बताया कि पीलीभीत में 1970 से 72 में बांग्लादेश छोड़कर आए शरणार्थियों की आस का इंतजार अब खत्म हुआ है। जिले में रहने वाले 55,000 शरणार्थियों को नागरिकता अब मिल सकेगी और समय समय पर वे अपनी नागरिकता की मांग पहले से भी उठाते रहे थे। अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी बताया और ममता बनर्जी को लेकर मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में कमल की सरकार बनने जा रही है। सीए जो कानून आया है उससे मेरे पीलीभीत जनपद में, ऐसे तो पूरे देश के लोगों को लाभ होगा इसका, लेकिन मेरे पीलीभीत जनपद में लगभग 55,000 से अधिक लोगों को, जिनके पास नागरिकता नहीं थी, उनके पास नागरिकता अब हो जाएगी। मैं पीलीभीत जनपद की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का इस कानून को लाने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। बात संभल की कर लेते हैं, जहां सीए को लेकर जूनियर वर्ग का बयान भी सामने आया है। तो केंद्र सरकार के सीए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद संभल में दिवंगत सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान के पोते जियाउर रहमान बर्क ने सीए कानून का विरोध किया। इस दौरान जूनियर बर्क ने कहा कि उन्होंने और उनके दादा ने पहले भी सीए का विरोध किया था और वो अब भी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर नहीं है। जियाउर रहमान ने कहा कि अगर इस कानून के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी अब खटखटाएंगे। देखिए, मेन मकसद यही है कि इस समय जब चुनाव का माहौल है पूरे देश के अंदर, तो इस समय सीए ला करके जो नोटिफिकेशन जारी किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, हमने पहले भी इसका विरोध किया था। जब दादा मोहतरम सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब हयात थे, उस वक्त जब सीए एनआरसी की बात चल रही थी, तब भी हम इसकी मुखालफत में थे। हमारा अब मतलब ये बनता है कि उन्होंने कहा कि हमें सीए लाने के बाद कि हम जो है किसी की नागरिकता नहीं छीनना चाहते। सीए का जो लेकर के आए हैं उसमें सीए है कि जो, जहाँ तक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अभी ज़्यादा तफसील से नहीं पढ़ा, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मुस्लिम समाज को छोड़ करके जो दूसरे धर्म के लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का इनका प्रावधान है। देखिए, मेन बात सहारनपुर की कर लेते हैं, जहां डीएम ने 40 सिविल सेवकों का स्वागत किया है। तो सहारनपुर में जिलाधिकारी ने बांग्लादेश से आए 40 सिविल सेवकों का प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, जहां जिलाधिकारी ने काष्ठ में निर्मित राष्ट्रीय चिन्ह भेंट कर 40 सिविल सेवकों का स्वागत किया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में 40 सिविल सेवकों के प्रतिनिधिमंडल को जिला प्रशासन और पुलिस और बाकी विभागों की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीएम का जिले में अहम योगदान होता है। सरकार की तरफ से जो भी आम जनता के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं का आम जनता तक लाभ पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की ही होती है। वह समय समय पर संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा भी करते हैं। 40 प्रशासनिक अधिकारी बांग्लादेश के पिछले एक सप्ताह से मसूरी में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनका 12 दिन का प्रोग्राम है, जो एक सप्ताह मसूरी में इन्होंने व्यतीत किया और आज से इनका ये फील्ड का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें हमने सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया था कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का जो भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं और राज्य सरकार की जो स्कीम्स हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो माननीय जो डिस्ट्रिक्ट आपके जो कलेक्ट्रेट और डीएम साहब हैं, उन्होंने अपने ज़िला में जो भिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में विस्तार से बताया। 40 बात आगरा की कर लेते हैं। बता दें कि आगरा को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। तो आगरा को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। इस कड़ी में आगरा को एक और वंदे भारत ट्रेन मिल गई। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से चलकर आगरा कैंट होते हुए खजुराहो के लिए शुरू की गई है।
आगरा में ठहराव के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, एमएलसी विजय शिवहरे और बीजेपी विधायक जिस धर्मेश और भगवान सिंह कुशवाहा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर खजुराहो के लिए रवाना किया। तो वहीं दूसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत से आगरा शहर वासियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्री और खजुराहो हजरत निजामुद्दीन के रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। बेहतर नहीं, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर इस बदलाव के लिए अगर कहना चाहिए, रेलवे के अंदर वंदे भारत एक 25 ट्रेन चला के देश भर में, और आगरा से 2 वंदे भारत मिली। टूरिस्ट की दृष्टि से आगरा जब टूरिस्ट रुकेगा तो यहाँ व्यापार भी हमको मिलेगा, और उस दृष्टि से भी देखिए आप कि खजुराहो भी रुकेगी, खजुराहो से पहले ओरछा भी रुकेगी, तो मेरा लगता है कि मुझे मेरा व्यापार भी हमारा बढ़ेगा। दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात के रूप में देने का काम किया है। ऐसे अपने विश्व के लोकप्रिय नेता और भारत के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। इन्होंने आज आगरा के पर्यटक स्थल है उसको देखते हुए दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो निजामुद्दीन चलकर गुजरात जाएगी, गुजरात और दोनों हमारे ओरछा भी पर्यटक स्थल है, गुजरात भी पर्यटक स्थल है। और चूंकि गुजरात में रोड मार्ग था, कोई लिंक नहीं था, डायरेक्ट लिंक नहीं था, लेकिन इस रेल के माध्यम से बहुत अच्छा अप्रोच मिल जाएगी जो पहुंचने के लिए निःशुल्क पर्यटकों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। मेरी सभी आगरा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमीरपुर कर लेते हैं, जहां सभासदों ने नगर पालिका की बैठक का बहिष्कार किया। तो हमीरपुर में सदर नगर पालिका के सभासदों ने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया। इस दौरान सभासदों ने बैठक को लेकर अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान सभासदों का कहना है कि नगर पालिका अधिनियम की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगर पालिका में विकास कार्यों के लिए नहीं बल्कि संबंधित एजेंडे के लिए बैठक की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका की तरफ से मनमानी कर बाकी बोर्ड की बैठक में साइन कराकर मन मुताबिक प्रस्ताव अंकित कर लिया जाता है, तो वहीं वित्त से संबंधित प्रस्ताव मुख्य प्रस्तावों में ना लाकर बाकी प्रस्तावों में दर्ज कर लिए जाते हैं, जिससे सभासदों को कोई जानकारी नहीं मिलती। तो वहीं सभी सभासदों ने अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि अध्यक्ष की तरफ से पूर्ण रूप से फर्जी बोर्ड की बैठक कर मनमाने ढंग से संचालन करने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि जब इस संबंध में मुख्यालय के नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद से बात हुई तो उन्होंने सभासदों की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। देखिए, हमको हमारी मीटिंग की कल सूचना दी गई जो कि 3 बजे, और जो कि सीधे बजट मीटिंग रख दी गई, जबकि हम लोगों को पहले पूर्व में मिलता था, 1 सप्ताह पूर्व मिल जाया करता था बजट पूरा, जिसको हम लोग अध्ययन करके आते थे और उसके विस्तृत चर्चा हुआ करती थी। लेकिन हम लोगों को कल शाम के मिला और आज चर्चा के लिए बुला लिया गया। तो हम लोगों ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया, क्योंकि जब हमारे पास सही तथ्य नहीं होंगे तो हम नगर के विकास को लेकर के क्या ले जाएंगे और क्या बात करेंगे, इसको लेकर के हमने आज सारे सभासदों ने, हमारे जितने भी हैं 2500 सभासदों ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया। 1 सप्ताह पूर्व हम लोगों को एजेंडा मिल जाना चाहिए डाक द्वारा, लेकिन ऐसा ना हो कि कल अपराह्न 3 बजे 11 तारीख को एजेंडा रिसीव कराया जाए और 12/3/2024 को मीटिंग आहूत की गई थी। इसी कारण हम लोग उसका न अध्ययन कर पाए न कुछ पर, इस कारण हमने बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार किया है और इसी तरीके से अन्य मीटिंगें ये कराते चले आए, खाना पूर्ति की तरीके से, मात्र दस्तखत की तरीके से। और ये एक अहम मीटिंग है, बोर्ड की मीटिंग है, जो बजट की मीटिंग अहम मीटिंग मानी जाती है, इसको इस तरीके से नहीं कराया जा सकता। इसलिए हम आपके सामने अपना ये लेके आए हैं एजेंडा, और देने आए हैं आपको रूबरू हो। सबसे पहला काम तो ये कि एजेंडा 98 टाइम से दिया गया, 7 दिन पहले मिलना चाहिए। इसके बाद 10 महीने में कोई भी मोहल्ले में किसी भी प्रकार का न खरंजा न नाली, कहीं लाइट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सारी चीज़ कहीं कोई गाड़ी खरीदी गई, किसी सभासद को बताया नहीं, न कोई काम किया जाता। तो क्या दस्तखत करा दिए जाते हैं। तो क्या वार्डों में होने वाले काम में नगर पालिका अध्यक्ष का कुछ हेरफेर? कोई हेरफेर कुछ नहीं, जहाँ पे मन होता कराता मनमानी। कोई भी वार्ड में, किसी वार्ड में काम नहीं हुआ। तो क्या है 300 वार्ड में कहीं नाली नहीं बनी, साला पूरा बह रहा है पानी ऊपर से। इसकी जानकारी नहीं? आज हम 2507 एक साथ। तो क्या सभासदों को पूर्व जानकारी नहीं दी गई? नहीं, कोई जानकारी नहीं है बजट की। बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां विधायक की तरफ से जियो बैग का शुभारंभ किया गया है। तो पीलीभीत में विधायक बाबूराम पासवान ने 129 विधानसभा पूरनपुर के ग्राम चंदिया हजार में शारदा नदी के काटान की रोकथाम के लिए
तटबंदी जियो बैंक का शुभारंभ किया। इस दौरान विधि विधान के साथ पूजन कर जियो बैंक का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक बाबूराम पासवान ने कहा कि पिछले कई सालों से चंदिया हजारा में रहने वाले ग्रामीणों को शारदा नदी के काटन का सामना करना पड़ रहा था, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को बरसात के समय अपने घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अब जियो बैंक बनने से उन्होंने को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बुलेटिन बात बागपत की कर लेते हैं, जहां एसपी ने बिनौली थाने का निरीक्षण किया। तो बागपत में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बिनौली थाने का निरीक्षण किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने थाना परिसर के बैरक, पुलिसकर्मियों के आवास, मालखाना, बंदी गृह, भोजनालय, महिला हेल्प डेस्क, कार्यालय का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैरक में रखे पंखे, प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने और दरवाजे दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इतना ही नहीं, पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों से हथियार संचालन की जानकारी लेकर उन्हें सही तरीके से चलाने के गुण बताए। इस दौरान उन्होंने अपराध रजिस्टर, चुनाव रजिस्टर, मालखाना रजिस्टर का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों की बैठक लेकर चुनाव के मद्देनजर कार्य करने और विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। ब्रिटेन बात संभल की कर लेते हैं, जहां एसपी ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। इस दौरान सीए को लेकर सड़कों पर पुलिस की तरफ से भी मार्च किया गया। तो संभल में एसपी ने पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। बता दें कि सीए लागू होने के बाद संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों के अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रही। जहां संभल की सदर कोतवाली और थाना नखासा में पुलिस ने खासतौर पर पेट्रोलिंग की। पेट्रोलिंग करके पुलिस प्रशासन ने यह साफ संदेश दिया कि कोई भी गलत हरकत की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर संभल के एसपी कुलदीप सिंह गुनावत के मुताबिक हाल में होने वाले लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहार के मद्देनजर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसके साथ ही पैदल मार्च किया जा रहा है। बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते गोलीबारी का मामला सामने आया है। तो फिरोजाबाद में गोलीबारी का मामला सामने आया। यहां थाना फरह क्षेत्र के गांव नगला सीस में बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि युवक ने गांव के ही लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तो वहीं घायल युवक को प्राइवेट ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां से युवक को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। गोली मारी है किसने? सौरभ नगला शीश थाना कौन सा पड़ता है? थाना फरिया। क्या हुआ था? कोई बात? सर उसने को ऐसे ही गांव में मतलब हमारे भतीजे की शादी हो रही थी इसकी, और वो ऐसे ही एकदम धमकी दे रहे थे हमें कि मारेंगे, ये करेंगे, और उनने सच में मार दिया। मैं नहीं समझ रहा था मारेंगे, मैं समझ रहा था कि नहीं मारेंगे। पुरानी रंजिश है? रंजिश कुछ नहीं। किससे मारी है? किससे? क्या तमंचा था? क्या था? देख नहीं पाया, तमंचा था, देख नहीं पाया। वो लड़के थे सुखावा वाले के, उन्हें भी मैं जानता हूँ। पुलिस को बताया? पुलिस को बताने को पहुँच गया। बात बागपत की कर लेते हैं, जहां पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा किया है और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो बागपत में पुलिस और सर्विलांस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने दिन दहाड़े हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा किया। साथ ही इस मामले में मुठभेड़ के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 28 फरवरी को रोजपुर गांव में के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर यूसुफ की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्यारों की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन भी किया था। इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल असलहा, मोटरसाइकिल और कार बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों ने रुपए की लेन देन के विवाद में गांव के ही रहने वाले डीलर के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि 28 फरवरी को थाना बागपत के निरोजपुर गांव में एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम यूसुफ था, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें बाइक सवार 3 शूटरों ने उस पर 5 गोलियां से उसकी हत्या की थी। इसमें हमारी थाना कोतवाली की टीम, स्वॉट की टीम और सर्विलांस की टीम निरंतर लगी हुई थी और आज इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें जो
संलिप्त व्यक्ति थे उनमें से 4 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है। इनके नाम है नीशू उर्फ निशांत, विकास पुत्र प्रमोद, अनुज पुत्र मैनपाल और सोनू उर्फ संदीप और नीरज। ये 5 व्यक्तियों के नाम आए हैं। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अनुज अभी भी फरार है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इनके आखिरी में बात अब प्रतापगढ़ की कर लेते हैं, जहां से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि प्रतापगढ़ में एक कार और रोडवेज बस की जोरदार टक्कर हो गई। तो प्रतापगढ़ से रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर प्रयागराज और लखनऊ हाईवे पर कार और रोडवेज बस की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार मासूम समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने घायलों को प्रयागराज रेफर किया है, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि यह हादसा हथीगामा थाना इलाके के फूलमती के पास हुआ। हादसा इतना भयानक था कि पुलिस ने गैस कटर से गाड़ी कटवाकर शव को बाहर निकाला और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।